सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीजीएल में, चाहे वो जनरल स्टडी के हों चाहे वो जनरल साइंस के, ठीक है, तो वो मैं सभी आपके लिए लेके आया हूं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ जुड़कर अपने टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू करें। ये टॉप 50 क्वेश्चन है, तो इसी तरह आपके लिए मैं सीरीज़ ले आता रहूँगा। आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि जो 14वीं शताब्दी थी उससे पूर्व जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती। मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर जरूर एक बार देखें कि आपका क्या आंसर है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका जी सही आंसर है हमारे पास, जो पहले जो राजधानी जो हमारे पास कौन सी सदी थी, 4th शताब्दी में जो हमारे पास राजधानी को चेंज किया गया था, पाटलिपुत्र बनाया गया था। तो कहाँ से बनाया गया था? जो हमारे पास राजगृह है, राजगृह है वहाँ से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका सही आंसर है। क्लियर है जी। तो पहले इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगृह हुआ करती थी, बाद में 4वीं शताब्दी में इसको बदलकर क्या बना दिया गया? पाटलिपुत्र बना दिया गया। और ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या है? राजगृह। अगर पूछा जाए कि कहाँ ट्रांसफर की गई थी तो वो होगी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास आईफिल टावर है वो जब गर्मियाँ आती हैं तब वो क्या कर जाता है? एक्सपेंशन हो जाती है, मतलब उसमें विस्तार हो जाता है। तो वो किस वजह से उसमें विस्तार होता है आईफिल टावर में गर्मियों में? क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो उसका जो विस्तार होता है वो थर्मल कि थर्मल की वजह से उसमें क्या आ जाता है? उसमें थोड़ा सा विस्तार आ जाता है, फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसकी सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो राजा हर्षवर्धन थे उनके भाई की मृत्यु होगी जिसके बाद उन्होंने कन्नौज और थानेश्वर का सिंहासन अपने अधीन कर लिया। मतलब उस पर वो बैठ गए, सिंहासन पर चढ़ गए। तो उनके भाई का क्या नाम था जिनकी मृत्यु होगी जिसके बाद उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज के शासन पे वो बैठे? तो उसका जो सही आंसर है वो किसकी मृत्यु, उनके भाई का जो नाम था वो था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। तो जो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन क्या कहाँ की गद्दी पे बैठे? किन्नौज और थानेश्वर की गद्दी उनके उस पे वो बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास गोला गुम्बद जो है हमारे पास, गोल गुम्बद जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा है, तो वो कहाँ पे है? तो ये जो हमारे पास गोला गुम्बद है ये कहाँ पे है? और जहाँ पे किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये कहाँ पे है जी? बीजापुर। और बीजापुर कहाँ पे है? बीजापुर जो है वो किस स्टेट में है? अभी रिसेंटली प्रेजेंट कहाँ पे है? मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया हुआ है। तो बीजापुर कहाँ पे है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी प्रेजेंट जो बीजापुर है वो कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो गुजरात में कौन सी झील है जो मौर्य शासन के दौरान बनाई गई थी? ठीक है, जो एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, तो वो किस आर्टिफिशियल लेक है, तो जो जलाशय है, तो वो किसके वो जो झील है वो मौर्य शासन के दौरान बनाई गई थी। तो उस झील का क्या नाम है? तो उस झील का नाम है सुदर्शना। क्या नाम है जी? सुदर्शना। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके द्वारा। ठीक है। और ये जो सुदर्शना लेक है ये है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है जी? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, सॉरी, ये जो हमारे पास लेक है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सुदर्शना लेक है वो कहाँ पे है? गुजरात में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो भारत का आर्टिकल नंबर 17 है वो किसको दर्शाता है? क्या कहता है वो? वो कहता है कि अनटचेबिलिटी, मतलब जो हमारे पास
अस्पृश्यता होती है उसको उसका अवमूल्यन करता है कि मतलब किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं की जा सकती, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो छुआछूत जो पहले भेदभाव किया जाता था, तो वो हमें आर्टिकल 17 हमें क्या दिलाता है कि हमारे साथ अगर कोई छुआछूत वाली बात करता है या हमसे मतलब ऐसा करता है, भावना रखता है, तो हम उसको उस पे केस कर सकते हैं। वो हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन करेगा। तो वो आर्टिकल हमें जो 17 है वो हमें अपने राइट्स को बचाने के लिए किसी के साथ भी हम अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकते, आर्टिकल 17 में आता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कहा गया है कि एक भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। तो एक ही भारतीय है जिन्होंने ओलंपिक में तीरंदाज में क्या लिया हुआ है, तीरंदाज में वो विजेता है, और उनको श्री जो हमारे पास वो क्या है, श्री पद्म विजेता भी है। ओलंपिक तीरंदाज है और उनको क्या दिया गया है, पद्म श्री भी दिया गया है। तो वो कौन है जिनका नाम क्या है, लिम्बा राम। क्या है जी, लिम्बा राम। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और जो हमारे पास नॉन टॉक्सिक लेकिन ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है मार्स गैस। तो ये कहाँ पे मिलती है, मार्स में मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। क्लियर है जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया था, उन्होंने ये जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपनी उपलब्धियों को दर्ज करवाया था, जिन्होंने उनकी विजय के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हमारे पास इसके बारे में किस स्तंभ में लिखा हुआ है, किस पिलर में लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो समुद्रगुप्त है उन्हें नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला, किस स्तंभ में लिखा हुआ है, तो जो इलाहाबाद का स्तंभ उसमें उस पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास समुद्रगुप्त थे उन्हें क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और किस कहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो कहाँ पे लिखा हुआ, जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसमें इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास बिना निषेचन के फल जो हमारे पास फलों का विकास होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, बिना मतलब जो हमारे पास इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो हमारे पास विकास किया जाता है उसे बोला जाता है पैंथ्रोकॉपी। क्या बोला जाता है, पैंथ्रोकॉपी। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो सौर मंडल है, कौन जो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। ये मंगल, ये मंगल है, ये शनि है। ठीक है, मान लो ये मंगल है और ये शनि है, तो इसके बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, जो जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है हमारे पास वो किसके और किसके बीच में आता है, मंगल और शनि के बीच में आता है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के किस शहर को पूरब का एथेंस कहा जाता है, द एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है भारत के, तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट है राइट आंसर। कि पूछा जाए द एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है, भारत का। ठीक है, भारत के किस शहर को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो हमारे पास जावरा नृत्य जो धन का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य किया जाता है, तो वो किस राज्य में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य है, जावरा। ठीक है, जो हमारे पास जावरा नृत्य है जो धन की खुशी को मनाने के लिए किया जाता है, तो वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो ये जो हमारे पास डांस किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है भारत
का कौन सा शहर जो चिकनकारी के एक जो हमारे पास सबसे पारंपरिक जो हमारे पास कढ़ाई की शैली है, तो वो किस विश्व प्रसिद्ध है, तो वो किस कहाँ पे की जाती है, कहाँ पे वो की जाती है, तो कौन सी है, इम्पोर्टेंट है कौन सी, चिकनकारी। तो चिकनकारी एक एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, तो वो कहाँ पे की जाती है और वो विश्व प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ पे की जाती है, इसका सही आंसर है हमारे पास लखनऊ। कहाँ कहाँ पे की जाती है, लखनऊ में की जाती है। ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है दैट द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1923 में एक झंडा सत्याग्रह किया गया था, तो ये जो झंडा सत्याग्रह है ये किस शहर से योजित किया गया था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी था। 1923 में झंडा सत्याग्रह, ठीक है, जो झंडा सत्याग्रह था या फ्लैग सत्याग्रह 1923 में स्टार्ट किया गया था, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो नागपुर, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, नागपुर। और किसके द्वारा, किन दो बंदों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो एक का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे विनोद भावे, थे विनोद भावे, विनोद भावे। इन दो बंदों के द्वारा क्या चलाया गया था, हमारे पास फ्लैग फ्लैग सत्याग्रह चलाया गया था 1923। फिर उसके बाद 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर सेशन में, कहाँ पे हुआ था, 1929 का कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था सेशन, उसमें झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे, और कहा गया था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण इंडिपेंडेंस, जो हमारे पास पूर्ण हमारे पास स्वराज होना चाहिए, पूर्ण इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस के लिए मांग की गई थी। और कहा गया था कि हम हर साल 26 जो जनवरी है, 26 जनवरी 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो डिसीजन लिया गया था, ये 29 जो हमारे पास 1929 में लाहौर जो सेशन हुआ था, 28 दिसंबर 1929 में जो लाहौर का सेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था और रावी नदी के किनारे फहराया गया था। और कहा गया था कि हम हर साल क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को अपना फुल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे पास इसका सही ऑप्शन है बोन मैरो, ठीक है। जो हमारे पास लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है जो रेड सेल बनाता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा, ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहा गया है कि जो हमारे पास जॉर्ज साइमन ओम, जो एक ऑनरेबल थे जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, तो वो किस कंट्री से थे, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जर्मनी, ठीक है। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जितना मैं वोल्टेज दूंगा, जितनी मैं वोल्टेज दूंगा उतना क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो फिर इन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया R, जिसे हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोल, क्या कहा जाता है इसको, रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्लियर है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि करंट को रोकना, कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को अपोज करना, और इसके यूनिट क्या होते थे, ओम, क्या होते थे इसके यूनिट, ओम होते थे, क्लियर है। तो हमारे पास ये किसके द्वारा, ओम्स के द्वारा दिया गया था, उन्होंने बोला था कि मैं जितना करंट अप्लाई करूंगा, सॉरी जितनी वोल्टेज दूंगा उतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर क्या आएगा, बी अपॉन में आई। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जेलीफिश है वो किस प्रकार का फाइलम का उदाहरण है। जेलीफिश जो होती है, ठीक है, वो समुंदर के बीच में होती है, वो जो है हमारे पास, हम उसको किसी मछली नहीं मानते हैं, तो जेलीफिश क्या होती है, एक फाइलम होती है, निडारा फाइलम, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फाइलम। एक फाइलम हमारे पास 12 फाइलम होते हैं जो एनिमल किंगडम में वो आते हैं, तो उसमें एक जो जेलीफिश है उसका जो, उसको क्या बोला जाता है, फाइलम निडारिया, ठीक है, निडारिया जो है उसका सही नाम है, उसका उदाहरण है जेलीफिश। नेक्स्ट है हमारे पास जो जो हमारे पास विक्टोरिया
टर्मिनस स्टेशन है, ठीक है, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये कहाँ पे है, बॉम्बे में है। कहाँ पे है ये जी, बॉम्बे में है। और इसको कब बनाया गया था, तो इसका जो काम था वो चलाया गया था 1778 से, और वो बन के तैयार हुआ था 1788 में, ठीक है। तो ये जो इंजीनियर थे जिनका नाम था फेडरिक स्टीव, ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। फेडरिक जो स्टीव थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसका जो ये कंप्लीट हुआ थे 1888 में कंप्लीट हुआ था, और स्टार्ट कब किया गया था, 1838 इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ थी उनको भारत पे रूल करते हुए कितने साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे। उसकी यादगार में क्या बनाया गया था, ये बनाया गया था विक्टोरिया, जो हमारे पास जो विक्टोरिया जो हमारे पास टर्मिनल, ठीक है, जो टर्मिनल स्टेशन है वो तो बनाया गया था क्योंकि एलिजाबेथ के रूल को भारत पे कितने साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका नाम सुचेता कृपलानी था, वो किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। तो किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी, कौन, जिनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। अगर क्वेश्चन आए कि पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी भारत की, तो वो कौन थी, वो सुचेता कृपलानी। और वो कहाँ की बनी, यूपी की, ठीक है जी, यूपी की ये क्या बनी, पीएम बनी। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि पहली गवर्नर कौन थी, ठीक है, पहली भारत की पहली गवर्नर कौन बनी थी, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। क्या वो क्या बनी थी, पहली गवर्नर बनी थी किसकी, भारत की, ठीक है जी। पहली गवर्नर, पहली महिला गवर्नर कौन थी भारत की, सरोजनी नायडू थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान में कौन सा जो आर्टिकल है जो हमारे पास कल्चरल और एजुकेशन राइट हमें देता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड, जो अनुच्छेद 29 और 30 है, जो हमें क्या देता है कि हम, हमारा अपना कल्चर हो सकता है, हमें पढ़ने के अपनी एजुकेशन हो सकती है, जो मिनोरिटी होती है उनको, ठीक है। तो जो आर्टिकल 29 और 30 है वो हमें ये शक्ति, जो अधिकार जो है वो प्रदान करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट से कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, तो आप दोनों जगह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आप जा सकते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप जाते हो, जो आर्टिकल हमारे पास 32 रहता है उसके अकॉर्डिंग। और हाई कोर्ट में आप जाते हो, जो आर्टिकल हमारे पास 226 रहता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने फंडामेंटल, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसके अनुसार आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो। तो आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, और जो हाई कोर्ट होता है उसके लिए 226 होता है। अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट का है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोविजन दे दी कि वो यहाँ नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा, तो उसका जो हाई कोर्ट है वो भी उसके फंडामेंटल राइट्स को देख सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को कौन हनन कर रहा है, ठीक है, उस पर कार्यवाही कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड जो है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट वॉज डिलीटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट, तो किस फंडामेंटल राइट्स को डिलीट किया गया था, प्रॉपर्टी राइट्स को डिलीट किया गया था, और किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट किया गया, किस अमेंडमेंट में डिलीट किया गया था, तो आर्टिकल 40, सॉरी, जो हमारे पास अमेंडमेंट हुआ था 44 उसमें, ठीक है। जो हमारे पास पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको निकाल दिया गया और उसको डाल दिया गया आर्टिकल जो हमारे पास 300 ए में क्या रख दिया गया, इसको रख दिया गया राइट, जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। और लीगल राइट बना के उसको 300 ए में रख दिया गया, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट को अगर कोई डेवलपमेंट करनी है, किसी एरिया में डेवलपमेंट करनी है, अगर प्रॉपर्टी का राइट, अगर फंडामेंटल राइट होता तो कोई भी अपनी अगर डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी ना। अगर मान लो कि किसी को रोड निकालना है,
तो रोड निकालने के लिए कहीं पे पेड़ों को उखाड़ना पड़ता है या किसी के घर आ जाते हैं या कुछ आ जाता है, तो वो बोलेंगे ये तो हमारा प्रॉपर्टी जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा राइट है और आप हमसे इसको नहीं छीन सकते। इसीलिए इसको निकाल कर कहाँ डाल दिया, आर्टिकल जो हमारे पास 300A था उसमें रख दिया, ताकि हमारे पास डेवलपमेंट में कोई इशू ना आए। अगर हमें हॉस्पिटल बनाना है या कोई भी कंपनी लगानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रोड चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो हमें इसको निकाल के कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। और कब निकाल दिया, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में कब हुआ था, 1978 में जो हमारे पास संशोधन हुआ था। ठीक है, चौथा जो 44th संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में, उसमें इसको निकाल कर कहाँ डाल दिया गया, 300A में डाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास संविधान है, जो हमारे पास संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो किस पार्ट में आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पास जो पार्ट है, पार्ट हमारे पास 4th में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे पास किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक रहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे पास आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 35 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है, आर्टिकल 35 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने किस कंट्री से बोरो करे थे, किससे उधार लिए थे। ठीक है, तो हमने ये जो बोरो करे थे, बोरोड कहाँ से करे थे, आयरलैंड। कहाँ से करे थे, आयरलैंड से हमने इसको क्या करा था, बोरो करा था। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, ये इसको लेकर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये क्या होती है, स्टेट की एक पॉलिसी होती है, मतलब स्टेट पे, एक स्टेट को कहा जाता है कि आप अपने स्टेट में वेलफेयर प्रोग्राम चलाइए, जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ की जनता है उसको आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाइए। तो ये मतलब आप इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर स्टेट चाहेगी तो वो इम्प्लीमेंट करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं घसीट सकते इसको, स्टेट को। ठीक है, तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है तो ये हमारे पास कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास आर्टिकल, संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है स्टेट में, तो कौन सा है जी, वो प्रेसिडेंट रूल के लिए है स्टेट पे जो आर्टिकल 356 है। 356 जो है आर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है कहाँ पे, स्टेट में। ठीक है, यहाँ ये है जो 1952 है, ये नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी अगर कोई भी कंट्री बाहर से हम पे अटैक करती है तब कौन सा आर्टिकल आता है, तब आता है आर्टिकल 352। ठीक है, अगर अगर किसी भी स्टेट का शासन ढंग से नहीं चल रहा है तो उसको डिसॉल्व किया जाता है और वहाँ पे क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल नंबर 356। और जो हमारे पास 360 इमरजेंसी लगती है, ये लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जब फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब रिसेशन हो जाता है, जैसे श्रीलंका में अभी बुरी हालत हो गई थी, तो तब कौन सी इमरजेंसी लगेगी, जो फाइनेंशियल पे इमरजेंसी लगेगी तो वो किस आर्टिकल के थ्रू लगाई जाएगी, आर्टिकल नंबर 360 के अकॉर्डिंग हम कौन सी इमरजेंसी लगाएंगे, फाइनेंशियल। और नेशनल इमरजेंसी हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई भी बाहर की कंट्री हम पे अटैक करती है या देश को किसी भी चीज़ से खतरा है, तो हम क्या लगा देंगे, नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास टोर होते हैं ये किसके यूनिट होते हैं, तो टोर किसके यूनिट होते हैं मैंने आपको बताया है। तो टोर किसके यूनिट रहते हैं, प्रेशर के यूनिट रहते हैं। ठीक है, अब प्रेशर के जो यूनिट होते हैं, टोर भी होते हैं, बार भी रहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पास्कल होते हैं वो भी होते हैं, पास्कल भी होते हैं, टोर हो गए, बार हो गए, पास्कल हो गए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनवर्स भी होते हैं, वो भी किसके होते हैं, प्रेशर के होते हैं। पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट होते हैं। ठीक है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स किसने दी, तो न्यूटन होते हैं। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते
एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, इन सभी के यूनिट क्या होते हैं, जूल। के यूटी भी क्या होंगे, जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, कौन से एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट है, उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो किसके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, जो गवर्नर जनरल सॉरी जो गवर्नर होते हैं किसके, स्टेट के, जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं किसके, हमारे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है। और ये किस आर्टिकल के थ्रू इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, आर्टिकल नंबर 165 के अंडर जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और जो इनका काम है वो 177 के अकॉर्डिंग इनको इनका काम बताया, इसका जो हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो रहते हैं, ठीक है, तो उनको किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाता है या किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, तो जो गवर्नर होते हैं राज्य के उनके द्वारा, और आर्टिकल 165 इसकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे उसको मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जी 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो हमारे जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, जिनका नाम क्या था, ठीक है, ध्यानचंद, ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके नाम पे हम उनके जो उनका जो जन्मदिन है उस पे हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है। और अभी जो हमारे पास जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे, उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड बना दिया, ठीक है। जो खेल रत्न अवार्ड थे, राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड थे, उनको कब स्टार्ट किया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले कब जो हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किए गए थे, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन होती है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो संरचना वो कितना होता है, तो वो इसका सही आंसर है 120। कि जो हमारे पास बेंजीन होती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो बेंजीन होती है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस हिसाब से रहता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है तो वो कितना होता है, 120, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अशोक का जो जोगड़ा जोगड़ा जो शिलालेख है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे पास उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। इम्पोर्टेंट है कि अशोक के द्वारा जो पिलर स्थापित किए गए थे जिसमें उसने अपने बारे में लिखा था, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे लगाए गए थे, तो हर एक स्टेट में मतलब मैक्सिमम जगह पे उसने लगाया गया था। तो उसके जो उसमें से एक ये था जिसका नाम था जोगड़ा, ठीक है, जो हमारे पास शिलालेख था तो वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये है उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारे पास कि किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, तो फेडरेशन कप फुटबॉल जो वो टूर्नामेंट है सबसे ज़्यादा किस क्लब ने जीता हुआ है, तो किसने जीता हुआ है, मोहन बागवन एसी, ठीक है, जो मोहन बागवन एसी है उनके द्वारा मैक्सिमम टाइम जीता हुआ है। और अभी हाल ही का जो सब जीता हुआ है जो ये वाला फुटबॉल फेडरेशन कप है टूर्नामेंट, जो फेडरेशन कप है वो किसके द्वारा जीता गया है, अभी रिसेंटली 2022 में, तो वो जीता गया है 2022 में बेंगलुरु एफसीसी, ठीक है, एफसी के द्वारा वो जीता गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर का है तो इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो अर्थ का सबसे बाहरी जो ठोस भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है काल्डेरा। क्या कहा जाता है, काल्डेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया जो प्रोपेन होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोजन। प्रोपेन का मतलब होता है, मतलब प्रोपेन का मतलब 3, ठीक है, तो 3 कार्बन होंगे। प्रोपेन क्या होती है, 3 मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन रहेंगे, ठीक है, तो 3 कार्बन रहेंगे, तो 3 कार्बन आपको पता है कि किस में है, एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका राइट होगा। प्रोपेन क्या है, 3 कार्बन होते हैं और एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बना, क्लियर है, तो एक इसका इसके साथ हो गया,
ठीक है, तो एक यहाँ पे इसके साथ एक और 3 यहाँ, ठीक है, 2 इसने बना लिए और 2 इसके ये बच गए, ठीक है, और ठीक है जी, 2 2 4 हो, और यहाँ पे एक बना हुआ है 3 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 3 2 जो हमारे पास 5 और 3 जो हमारे पास 7, एक बॉन्ड यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है, 4 जो हमारे पास 6 और 8 इसके 8 होंगे, सॉरी ये हमारे पास कितने होंगे 8, 3 3 2 5 5 3 8, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है दैट इज द प्रोपेन। प्रोपेन में मतलब 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, एन में 2 होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास एन होता है उसमें 1 होता है, सिंगल बॉन्ड एन आता है, ठीक है, उसी तरह पेंटा होता है 5 होंगे, तो उसी तरह आप बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो जैन दर्शन के अनुसार जो जिन्ना शब्द का अर्थ होता था, तो जिन्ना का अर्थ क्या होता था, जो जैनीज है उनकी फिलोसफर के अनुसार जिन्ना किसे कहा जाता था, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था विजेता। क्या मतलब होता था इसका, विजेता। ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास विद्वानों में से कौन सा आर्य के तिब्बत गृह सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारे पास स्कॉलर थे, जो माने चुने स्कॉलर थे, तो वो कौन से स्कॉलर हैं जो तिब्बत गृह सिद्धांतों से जुड़े हैं, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ग्रेट इंडियन नोबल है उसके लेखक कौन है, जो ग्रेट इंडियन नोबल है उनके लेखक कौन है, तो उनके लेखक हैं शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर जो है जो क्या है इसके लेखक है किसके, ग्रेट इंडियन नोबल। अभी जो शशि थरूर थे वो खड़े हुए थे किसके लिए, जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके इलेक्शन हुए, तो उसमें जो खड़के साहब थे वो जीत गए और ये हार गए, ठीक है, तो जो इनको कितने वोट पड़े, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, नए प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है, मलकर्णी खड़गे जो थे उनको बनाया गया, और उनके ओपोनेंट कौन थे, शशि थरूर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में जगह नहीं मिली है, तो भारत का जो हमारे पास एम्बल्ब है उसमें जो है वो किस एनिमल को नहीं बताया गया है, कौन सा एनिमल वहाँ पे नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जो ऊँट है वो हमारे प्रतीक जो है, जो हमारे पास राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें घोड़ा भी है, बैल भी है, और जो हमारे पास सिंह है, शेर है, वो भी है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो जो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये देखिए गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, यूपी भी लगता है, तो कौन सा नहीं लगता है, उड़ीसा नहीं लगता, और एक छत्तीसगढ़ जो है वो भी मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर है, अगर छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ भी जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ भी हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर, तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, जो हमारे पास इसमें से जो इनकरेक्ट है, पहला जो हमारे पास जो सेकंड है वो कहता है भुखमरी को ख़त्म करो, ठीक है, दूसरा जो ये जो है हमारे पास जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने हैं, 17 है, तो 17 को हर एक इसमें डिफाइन किया गया है। पहला बोलता है कि गरीबी हटाओ, दूसरा बोलता है कि हंगर को रिमूव करो, और जो तीसरा है वो बोलता है हमारे पास कि हमारे पास हेल्थ क्या होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही हमारे पास क्या होगी, जो इसका जो सही आंसर है वो है इनकरेक्ट, जो है वो थर्ड है, क्योंकि जो थर्ड बोलता है वो हेल्थ के रिलेटेड बोलता है कि आपकी क्या होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और जो एजुकेशन क्वालिटी के बारे में बोलता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 बोलता है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मतलब इसमें जो सही होना चाहिए जो मैच करेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 होना चाहिए, कि हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो थर्ड बोलता है वो हमें अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, अगर भूखमरी खत्म होगी, ठीक है, अगर गरीबी नहीं रहेगी तो बंदा भूखा नहीं रहेगा, अगर भूखा नहीं रहेगा तो उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छे से पढ़ेगा,
ठीक है। और जो हमारे पास 8वां है वो कहता है कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8 है वो क्या कहता है, हमारी अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास स्वराज पार्टी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन राजदास। ठीक है। तो इनके द्वारा जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? 1923, 1922-23 बोल सकते हैं, 1923 में बनाई गई थी। ठीक है, या 1922-23 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया। जो चित्तरंजन दास थे वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और जो मोतीलाल नेहरू थे वो क्या थे? इस पार्टी के सेक्रेटरी। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे स्टेबल हमारे पास अर्थ पे जो एलिमेंट है, ठीक है, जो पृथ्वी पे सबसे अस्थिर तत्व जो माना जाता है जिसका नाम क्या है? ओशियम। ठीक है, ओशिनियम जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो वेलोसिटी की, जो हमारे पास वेलोसिटी रहती है किसकी? साउंड की। किसमें? जो ध्वनि जो हमारे पास हवा में, ठीक है, जो वायु में जो हमारे पास स्पीड रहती है किसकी? साउंड की। तो वो कितनी रहती है? तो वो कितनी रहती है मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, 343 मीटर पर सेकेंड जो रहती है वो स्पीड रहती है साउंड की इन ईयर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है साउंड की स्पीड? कहाँ पे होती है? मेटल में। ठीक है, मेटल में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास सॉलिड होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वेलोसिटी, उसके बाद गैस में और उसके बाद एयर में। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा अगर अगर साउंड को ट्रेवल करना है तो उसको क्या चाहिए? उसको मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा गया है हमारे पास कि जो हमारे पास नृत्य है इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो इसमें से कौन सा सही है? सही पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका है यस गान जो है वो कर्नाटका से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी कहाँ कहाँ से है? ये जो गोरिमा है ये जो है हमारे पास ये वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है जी? ये वेस्ट बंगाल का है। ये सत्रिया जो है हमारे पास ये असम का है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये केरल का है। कारीपट्टू ये कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? ये केरल का। क्लियर है जी। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है कौन सा है? ये जो यस गान है ये कर्नाटका का है, जो गोरिमा है ये वेस्ट बंगाल का है, जो सत्रिया है ये असम का है, और जो कालीरापट्टू है ये कहाँ का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जो हमारे पास प्रेशर को कोई मीटर में मेजर करता है, प्रेशर को तो किस में मेजर करते हैं? या तो पास्कल होंगे, ठीक है, या बार होंगे, या टोर होंगे। तो जो हमारे पास लेंथ को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? आंसर नंबर फर्स्ट। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। तो आपको पता है कि प्रेशर के यूनिट पास्कल होंगे, या बार होंगे, या टोर होंगे। तो मीटर जो यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं? लेंथ के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि कहा गया है कि जो हमारे पास वेरिसीला जो जोस्टर होता है नाम का एक वायरस होता है जिसके द्वारा कौन सा जो रोग है वो फैलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इस वायरस के कारण क्या होता है? चेचक। जो हमारे पास चिकन पॉक्स होते हैं, ठीक है, चेचक बोला जाता है। तो वो किस वायरस के कारण होते हैं? जो वेरिसीला जो जोस्टर होता है उसके द्वारा ये जो हमारे पास चेचक है उसके द्वारा फैलता है। ये हमारे पास जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को क्या हो जाती हैं? ट्रांसफ़र हो जाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। पोलियो जो होता है वो भी वायरस की वजह से ही होता है। जो रैबिज़ है कुत्ते के काटने से जो होता है, ठीक है, उसको रैबिज़ कहा जाता है। अगर आपको पता है अगर कोई किसी बंदे को कुत्ते ने काट लिया और उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। तो वो ना तो वो पानी पीता है, ना वो पानी के पास जाना पसंद करता है। ठीक है, तो रैबिस कुत्ते के काटने से उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब उसको पानी से डर लगता है। ना तो वो पानी पीना भी नहीं पसंद करता है और ना तो वो पानी के पास जाना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, हैजा जो होता है, ठीक है, ये गंदा पानी या कुछ गंदा फूड अनहाइजीन खाने से हमें क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है।
क्लियर है। और ये सारी की जो बस इसमें जो चेचक है ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक से दूसरे को फैल सकती है। बाकी कोई भी बीमारी जो है, ये पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, हैजा हो गया, ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कहा गया है कि जो पंजाब जो मार्शल आर्ट रूप में पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य में प्रचलित है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो कौन सा हमारे पास मार्शल आर्ट है, तो वो है लाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4th है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है जी, तो भगत सिंह तो उस टाइम थे ही नहीं, तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, आंसर नंबर 4। जो मंगल पांडे थे, इनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, जो बैरकपुर बटालियन था मेरठ में, वहां से इन्होंने स्टार्ट करी थी। जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने बिहार से स्टार्ट करी थी। जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ से इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, मंगल पांडे ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी और बाद में इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, और भगत सिंह तो इसमें थे ही नहीं 1857 में, क्योंकि 1857 की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट द वायलेंस एंड द पिलगेज ऑफ एन एम्पायर। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे, विलियम टेलरिपम। ठीक है, जो विलियम भाई साहब जो थे, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर 4th है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास पटाकिया जो हमारे पास बम हिल है, तो वो कहाँ पे है। जो पटाकिया बम हिल है हमारे पास, तो वो कहाँ पे है जी, वो है हमारे पास ईस्टर्न, भारत का पूर्वी भाग। ठीक है, भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे ये हिल्स पाई जाती हैं। तो जो एरियाज हैं जो जहाँ जहाँ पे है, एक तो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और जो मिजोरम का ऊपर वाला भाग है, सॉरी, जो म्यांमार का ऊपर वाला भाग है, जो बर्मा का ऊपर वाला जो पहाड़ियाँ हैं, जो रीजन है, वो भी इसी हिल में, इसी पार्ट में आता है। जो हमारे पास पटकाई जो बम पहाड़ियाँ हैं वो इसी में आती हैं। तो भारत में किस किस राज्य में आती हैं, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया और एक नागालैंड के में ये जो एरिया ये आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास 3rd शेड्यूल है, जो हमें बताता है कि जो हमारे पास ओथ दिलवाई जाती है या जो प्रतिज्ञान के रूप में दिया जाता है, ये सही है हमारे पास। कहा गया है जो लैंग्वेज है ये आती है हमारे पास 8th शेड्यूल में। किस में आती हैं, ये 8th में आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में 8th शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, 8th जो हमारे पास शेड्यूल है उसमें बात की गई है। ओथ हमारे पास 3rd शेड्यूल में आता है। 4th शेड्यूल में जो राज्यसभा में जो सीटें बांटी जाती हैं, ठीक है, जो बांटी जाती हैं वो किस में आती हैं, 4th शेड्यूल में आती हैं। और 1st शेड्यूल में हमारे पास स्टेट और जो यूटीज़ आती हैं उसके बारे में लिखा गया है। जो हमारे पास 2nd शेड्यूल है, इसमें क्या बताया गया है, 2nd शेड्यूल में जो सैलरीज रहती है, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे चीफ जस्टिस की हो, चाहे जजेस की हो, जिसकी भी सैलरी है, सैलरी के बारे में जिसमें भी बात की गई है वो किस में की गई, जो 2nd शेड्यूल है उसमें ये बात की। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आज की जो क्लास थी यहाँ तक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी, सीजीएल की तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।